फरीदपुर का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा क्या है? आप क्या कैसे देखते हैं आप? पहला मुद्दा तो यह है कि सुरक्षित विधानसभा होने के नाते वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नहीं है, जो कि होनी चाहिए। किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं की है, दूसरी बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो लगातार क्षेत्रों में जो काम नहीं हुआ है, काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जहाँ आज भी सड़कें कम तालाब ज़्यादा कहना पसंद करेंगे। फरीदपुर की जनता के लिए एक ही संदेश देंगे कि भरोसा दिलाता हूँ कि जो काम 20 सालों में आपके फरीदपुर में देखने को नहीं मिला, वो काम आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। उपलब्धि कह सकते हैं या जरूरत कह सकते हैं। फरीदपुर विधानसभा से मैं मूल निवासी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूँ आपके साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट पवन सागर जी, आजाद समाज पार्टी काशीराम से संभावित प्रत्याशी हैं फरीदपुर विधानसभा से, और पेशे से आप वकील हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे कुछ वार्ता करते हैं फरीदपुर की राजनीति के बारे में और क्या उनका मैनिफेस्टो है, वो कैसे देखते हैं फरीदपुर विधानसभा के लिए, क्या उनका विकास का जो पथ है, किस पे वो लेकर चलेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पवन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप पहले स्टूडेंट राजनीति करते थे, छात्र राजनीति करते थे, फिर आपने जो है वकालत का पेशा चुना और आप पेशे से वकील हैं। राजनीति में आने का कैसे निर्णय हुआ और राजनीति में क्यों आप आए? राजनीति में आने का निर्णय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को देखते हुए हमने डिसीजन लिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों की हर जगह ज़रूरत है जी। अगर राजनीति में पढ़े लिखे लोग प्रतिभाग नहीं करेंगे तो वहाँ पर अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे और आपको उनके आदेश मानने पड़ेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा है कि वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या हो, जिससे कि देश का विकास अच्छा हो, देश के युवाओं का विकास अच्छा हो और देश का भविष्य बेहतर तरीके से चुना जा सके। ओके, तो ये आजाद समाज पार्टी ही क्यों चुनी आपने? भाई और भी पार्टियों में जाने का विकल्प हो सकता था आपके लिए? आजाद समाज पार्टी के चुनने का जो मेन मुख्य जो कह सकते हैं मुद्दा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष। एक जीरो स्तर से उठ करके, जमीनी स्तर से उठ करके कोई व्यक्ति संघर्ष के बल पे अपना मुकाम हासिल करता है, बगैर किसी के सहारे, बगैर किसी की बैसाखी को थामे, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करता है। उनके जो संघर्ष, जिसमें 18 महीने की जेल भी शामिल है, पीछे बैकबोन में 2 mm का गैप भी है, इसको नज़रअंदाज करते हुए पूरे साल, पूरे महीने समाज की सेवा के लिए, प्रत्येक वर्ग की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, शोषण अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्हीं के जीवन संघर्ष को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली कि आने वाले समय में ये नेता जो हैं ये भारत की राजनीति में कुछ नया करेंगे। फरीदपुर विधानसभा से टिकट मांगने के पीछे कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा कारण कि फरीदपुर से ही इलेक्शन लड़ना है? जी, उपलब्धि कह सकते हैं या जरूरत कह सकते हैं। फरीदपुर विधानसभा से मैं मूल निवासी हूँ और फरीदपुर विधानसभा जो कि मेरी पैतृक विधानसभा है, मेरा गांव भी उसी विधानसभा में है, तो लगातार देखते चले आ रहा हूँ कि वहाँ पर पारिवारिक राजनीति हो रही है। पारिवारिक राजनीति होने के नाते वहाँ कोई आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है और विकास न होने के कारण वहाँ की जनता आज भी विकास के अभाव में जी रही है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि लगातार उन्हीं के परिवार से जब बनते चले आ रहे हैं तो नए व्यक्ति को तलाश की जाती है और नया व्यक्ति ही नया काम करता है। अब नए व्यक्ति को जब तक नहीं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे क्षेत्रवासी हैं, जब तक नहीं समझेंगे तब तक पुराने लोगों को तो सभी ने देखा है। क्या समझाना चाहते हैं? समझाना ये चाहता हूँ कि फरीदपुर के विकास के लिए जरूरी है कि एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, युवा सोच वाला, युवा जोश वाला व्यक्ति बने, जो कि आपकी सड़क से लोग विधानसभा तक आपकी आवाज़ बने, आपके लिए हर मुद्दे पर बात करे, आपके साथ दुख सुख में रहे। और आपका सबसे प्रमुख बात यह है कि आपके स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। मान लीजिए आपको काशीराम, जो आजाद समाज पार्टी है, उसने टिकट दे दिया, फरीदपुर की जनता आपको क्यों चुने? भाई उसके पास तो बहुत ऑप्शन है। विजयपाल जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं।
ठीक है, फिर उधर जो स्वर्गीय श्याम बिहारी लाल विधायक जी थे, उनके पुत्र हैं, उनको लोग लड़ा रहे हैं इलेक्शन कर, मतलब उनको, फिर और भी कई दिग्गज हैं, तो आपको क्यों चुना जाए? ऐसा है, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हमारी पार्टी की विचारधारा समानतावादी विचारधारा है, बंधुत्ववादी विचारधारा है। हमारी पार्टी में किसी भी जाति वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है। भारतीय संविधान को सर्वोपरि रखा जाता है। तो अगर, और दूसरी चीज ये भी है कि प्रत्येक वर्ग के साथ विरुद्ध हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद खुल के बोलते हैं, खुल के सपोर्ट में रहते हैं, और क्या नाम, सड़क से लेकर संसद तक की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो इसी को देखते हुए अगर वहाँ के क्षेत्रवासी, वहाँ की जनता उनके संघर्ष को, और हमारे जो कि 7-8 सालों से मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से लेकर के अब जो राजनीति कर रहा हूँ, उसमें लगातार छात्र हित की बात हो, नौजवानों के हित की बात हो, महिलाओं के हित की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो इस सब पे मैं मुखर प्रवृत्ति से आता हूँ और उनकी आवाज़ बन करके, बढ़ चढ़ करके उनका साथ देता हूँ। अगर ये सब देख करके हमारे क्षेत्रवासी अगर हमको मौका देंगे तो हम कुछ नया काम करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय मुद्दों की बात की आपने, तो फरीदपुर का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा क्या है? आप क्या कैसे देखते हैं आप? फरीदपुर का सबसे स्थानीय मुद्दा देखा जाए तो उसमें तो एक नहीं, काफ़ी मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि सुरक्षित विधानसभा होने के नाते वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नहीं है, जो कि होनी चाहिए। सुरक्षित विधानसभा के एवज में मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो छुट्टा पशु हैं उनसे किसानों के लिए बहुत जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है, और उससे बहुत बड़ी समस्याएं हुई हैं। लगातार एक्सीडेंट के माध्यम से, दुर्घटनाओं के माध्यम से जान जा रही हैं। उस पर अंकुश लगाना, प्लस हमारे जो नवयुवा हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, उनके लिए स्थानीय जगह पे ही उनको रोजगार दिलाने में प्रथम भूमिका रहेगी। अगर आप फरीदपुर से विधायक बनते हैं मान लीजिए, तो पहले 100 दिन आप कौन से ऐसे 3 बड़े काम हैं जो करेंगे? अगर मुझे वहाँ के क्षेत्रवासियों का साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो मैं सबसे पहले 100 दिन में पूरे विधानसभा का दौरा करूँगा। दौरा करने के बाद में प्रत्येक गांव स्तर पे, प्रत्येक क्षेत्र स्तर पे, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जो भी समस्याएं होंगी उनको नोट किया जाएगा, और नोट कराने के बाद में उन समस्याओं को निस्तारण के लिए लगातार प्रयास जारी किए जाएंगे। क्या लगता है आपको फरीदपुर के युवाओं की, क्योंकि आप भी एक युवा प्रत्याशी हैं, फरीदपुर के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फरीदपुर के युवाओं की क्या, पूरे देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने परिवार के साथ 4 रोटी खा सके। 4 जून की रोटी उसको नसीब हो, बच्चों के साथ कौन नहीं खेलना चाहता है। लेकिन ये सरकार रोजगार देने में विफल हुई। विफल होने के बाद में हमारे नवयुवाओं ने अपना साथ घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना गांव, देश, प्रदेश छोड़ करके अन्य प्रदेशों में भी गए हैं, अन्य देशों में भी गए हैं। लेकिन जो परिवार के साथ में जीने का मजा है वो नहीं मिल सकता। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे नवयुवा अपने परिवार के साथ ज़िंदगी बिताएं, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताएं, और उनको ये हंसी खुशी ज़िंदगी जब भी मिल सकती है जब स्थानीय लेवल पे उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ओके। किसानों और मजदूरों के लिए आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? किसानों के लिए जो क्या नाम, हमारे जो मैनिफेस्टो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, उनमें MSP की बात की गई है, गारंटी की बात की गई है, प्लस जो है उनके नई योजनाओं के लिए उनको कर्ज माफ़ी की योजना है। इसके साथ साथ जो छुट्टा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है उसके निस्तारण के लिए भी उपाय सोचे गए हैं। और बीजेपी जो है लगातार तीसरी बार सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है आपको कि जनता बोर हो गई है, जनता कुछ बदलाव चाहती है? अब लगातार जुल्म अत्याचार को देखते हुए, लगातार बेरोजगारी महंगाई को देखते हुए अगर जनता उब गई है तो आने वाले 27 के इलेक्शन में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा प्रयास ये है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी हो जाता है कि सत्ता परिवर्तन, सत्ता व्यवस्था परिवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, लगातार एक ही सत्ता काबिज रहती है, तो फिर वहाँ पे तानाशाही चालू हो जाती है। और तानाशाही का एवज ये होता है कि वहाँ पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ दबाई जाती है और वहाँ पर पूंजीवाद का स्थापना हो जाती है। आपने कहा गरीबों और मजलूमों की बात दबाई जाती है। गरीबों और मजलूमों की बात के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है वो भी PDA, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के वो भी एक मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब प्रदेश की जनता के पास पहले से भाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और क्या कहते हैं कांग्रेस
तमाम ऐसी पार्टियां मौजूद हैं विपक्ष में, तो फिर आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी को जनता क्यों चुने? अब कहीं न कहीं पार्टियां अपने अपने कर्तव्यों से विफल हुई हैं। कैसे भरोसा कैसे जीतेंगे आप? भरोसा जीतने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम प्रत्येक वर्ग की आवाज बनते हैं, प्रत्येक वर्ग की आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं, जो कि अन्य पार्टियां नहीं करती हैं। अन्य पार्टियां जो जाति विशेष वर्ग विशेष को महत्व देती हैं, लेकिन हमारी पार्टी सभी को समानता प्रदान करती है। समानतावादी पार्टी बनकर उभरी है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, यानी और तो और जनरल समाज की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनके संग अगर कहीं अत्याचार होता है तो उस पर भी हमारी पार्टी खुल के आती है। क्या आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको लेकर के तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसी पार्टियां बन गई हैं जिससे बहुजन समाज का वोट जो है वो बट जाता है और इसका फायदा सीधे बीजेपी होता है? अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और अगर कहीं पर भी अगर हमारे समाज ने भरोसा जताया है, चाहे बहुजन समाज हो, अगर भरोसा जताया है और उस भरोसे पे खरे नहीं उतरोगे तो फिर एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुलता है। क्योंकि रास्ते जब भी बंद होते हैं जब वहां पे चलने वाले के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। आज लोग कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां सिर्फ वोट काटने का काम करती हैं। आप इस सोच को कैसे देखते हैं? ये विश्लेषक और चिंतक लोग कह सकते हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी पार्टियां अलायंस करके बहुत बड़ा काम कर देती हैं। ओके, चंद्रशेखर आजाद जी को आप कैसा नेता मानते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी को जमीनी नेता, स्थानीय ना कहते हुए नगीना में जाकर के उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया है, जो कि नगीना मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जो है वो एक तस्वीर साझा करते हैं। तो उन्हीं के संघर्ष, उनके महत्व और उनकी जो मुखर प्रवृत्ति है, सड़क से संसद तक का संघर्ष है, चाहे कहीं जाने का हो, चाहे कहीं पर किसी तरीके का कोई, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था, वहां पर पुलिस प्रशासन ने, सरकारी प्रशासन ने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे नेता ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। भले को चाहे गाड़ियां रोक दी हो, वहां के समर्थकों को रोक दिया हो, अकेले दौड़ते हुए आपने देखा होगा कि जुनूनी साहसी नेता को भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, लेकिन मुकाम पे पहुंचे और उनको न्याय दिलाने का काम किया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप किसी और पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं, और पार्टी नहीं टिकट देती है तो अगर मुझसे प्रबल दावेदार आता है तो हम उसके साथ लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के साथ कोई भी विरोधाभास अभी तक तो नहीं किया और ना ही करेंगे। जातीय समीकरण को आप कैसे देखते हैं कि ये आज की राजनीति में कितना प्रभाव डालते हैं? जातीय समीकरण जो कि प्रत्येक चुनाव में, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, ग्रामीण स्तर पर चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जातीय समीकरण के आधार पे ही वहाँ पर टिकट का निर्धारण होता है और उसी के आधार पे बड़ी बड़ी पार्टियां फैसला करती हैं कि वहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ स्थापित की जाए। फरीदपुर के गाँव की आपको लगता है क्या सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, क्या है आपके हिसाब से? फरीदपुर के गांव की सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि एक तो मैंने आपको पहले ही बताया है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं की है, दूसरी बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो लगातार क्षेत्रों में जो काम नहीं हुआ है, काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जहां आज भी सड़कें कम तालाब ज़्यादा कहना पसंद करेंगे, उनकी मरम्मत है। कहीं न कहीं जो है गांव में गंदगी है। शिक्षा और सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए आपकी कोई योजना है आपके मैनिफेस्टो में? शिक्षा के लिए जो है हमारे मैनिफेस्टो में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी अगर हमारी सरकार आती है। और जो इस तत्कालीन सरकार ने स्कूल बंद किए हैं, सरकारी स्कूल, उनको पुनः खोला जाएगा और सर्वे के आधार पर अगर स्कूल नए बनवाने की बात आएगी तो वो भी स्थापित किए जाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आपका क्या फैसला होगा? मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो ये तो पार्टी, जब मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो पार्टी हाईकमान के आदेशों के ऊपर ही चलूंगा। और उस फिर भी आपका एक कोई निजी फैसला कि हाँ मैं ये चाहता हूँ कि ये बदलाव हो? अगर हमारे मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अगर हम पे भरोसा जताया तो बेशक हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। हाँ, आपका क्या फैसला होगा? मैंने बताया कि आपका कोई एक डिसीजन, सबसे पहला फैसला कि हाँ ये चेंज करना है।
अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो? मेरे अगर जब आपने पूछा ही है तो बताने में संकोच नहीं है। अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले जो तत्कालीन सरकार ने नाम चेंज किए हैं वो नाम मूलतः वापस किए जाएंगे और जो योजनाएं बंद की गई हैं बैकलॉग की भर्ती की जाएगी जो कि अभी तक नहीं हुई है और महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय ओपन किए जाएंगे क्योंकि जो आज तक कहीं किसी में आपने नहीं देखा होगा महिलाओं के लिए खासकर विश्वविद्यालय हमारी पार्टी ने सोचा है। ओके। अगर आपको अपनी पार्टी की कोई एक कमी बतानी हो तो? अब हमारे पास तो हमारी पार्टी की कोई कमी नहीं है, वो तो विरोधियों का काम है कमी बताना। चलिए विरोधियों का काम। आप बीजेपी की कोई एक अच्छी बात बता दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो बीजेपी के बारे में कि हाँ। बीजेपी की अच्छी बात तो अगर जनता को ही पता है, हमसे क्या पूछिएगा। समाजवादी पार्टी के बारे में आपकी कोई एक अच्छी बात आपको लगता हो कि हाँ ये अच्छी बात है? हाँ, उन्होंने अपने समय में जब चीफ मिनिस्टर थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने जो रोड के लिए काम किया है, हाईवे काम किया है, उसकी सराहना की जाए तो कम है। आज आपके सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और चंद्रशेखर आजाद तीनों लोग बैठे हों तो आप तीनों से एक एक क्या सवाल पूछेंगे? एक एक सवाल तीनों से। मोदी जी से तो हम यही पूछेंगे कि जब आप 14 में आए थे तब देश के हालात कैसे थे और आज देश के हालात कैसे हैं, इसका कारण क्या है। योगी जी से पूछेंगे कि जो चुट्टा पशुओं को जो आपने छोड़ रखा है उनके हालात पहले कैसे थे, अब हालात कैसे हैं, अब जो सड़ रही हैं, गल रही हैं, ये इनका जो क्या नाम देखो जो दुआ बदुआ जो भी कहते हैं वो किसको लगेगी, उसका भागीदार कौन है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से एक ही सवाल करेंगे कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखते हुए आप जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कब पहुंचेंगे? फरीदपुर की जनता के लिए क्या एक संदेश देंगे आप? फरीदपुर की जनता के लिए एक ही संदेश देंगे कि सबको देखा बार बार, हमको देखें एक बार। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो काम 20 सालों में आपकी फरीदपुर में देखने को नहीं मिला वो काम आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। मुझसे बात करके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मुझे। आप मेरे बारे में क्या कहेंगे लोगों से? ये हमारे पुराने साथी हैं और हमारे छात्र जीवन में भी हमारे साथ रहे हैं, लेकिन आज जो होस्टिंग कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्थानीय आवाज़ हो, चाहे प्रदेश की आवाज़ हो, देश की आवाज़ हो या अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ हो, हर जगह पर ये अपना मुखर रूप से अपनी बात रखते हैं और फर्श से लेकर अर्श तक की बात रखते हैं और हर किसी को मौका देते हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं इनको बारंबार धन्यवाद देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये थे एडवोकेट पवन सागर जी, हमारे छात्र समय के जो है हमारे साथी रहे हैं। जब हम और आप एक ही साथ एक स्कूल में पढ़े हैं और आज जब हमने आपका देखा पार्टी के बारे में आपने बताया और आपने बताया कि मैं इच्छुक हूँ फरीदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का, तो मैंने कहा ये एक छोटा सा इंटरव्यू किया जाए और हमने इस इंटरव्यू को किया। और अगर आपको लगता है कि पवन जी काबिल हैं तो आप पवन जी पे भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।